देश की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, जो सत्ताधारी पार्टी है। बात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 6 विधानसभाओं में 5 सीटों में सफलता हासिल हुई थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं बात 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो परिणामों से ठीक उल्टा महज 1 सीट भाजपा के खाते में आई थी, वो भी चंदला विधानसभा। आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? छतरपुर की चंदला विधानसभा जो भाजपा के कब्जे की सीट है, यहां कितना विकास हो रहा है, भाजपा की क्या नीतियां हैं और विपक्ष की क्या भूमिका है, इन सब पर होगी आज बागी खबर पर मुद्दे की बात भाजपा मंडल अध्यक्ष चंदला के युवा नेता गौरव दीक्षित के साथ। नमस्कार, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं बागी खबर पॉडकास्ट पर मुद्दे की बात। तो आप हैं गौरव दीक्षित जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंदला से युवा नेता हैं, और क्या क्या नीतियां हैं, किन दायित्वों को लेकर के ये संगठन में काम कर रहे हैं, आज हम इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि भाजपा की क्या नीतियां हैं, किस तरीके से भाजपा विकास कर रही है और सरकार की जो अभूतपूर्व और अविश्वसनीय जीत बिहार में देखी गई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है गौरव दीक्षित जी आपका हमारे बागी खबर स्टूडियो पर। जी, सबसे पहले दोस्तों को, हमारे दर्शकों को आप अपना जरूर परिचय बताएं। मेरा नाम गौरव दीक्षित है और मैं चंदला विधानसभा के नगर चंदला में वार्ड क्रमांक 12 में मेरा निवास है। दीक्षित जी, सबसे पहले अन्य मुद्दों पर तो चर्चाएं होती रहेंगी, सबसे पहले एक विशेष मुद्दे पर चर्चा हो जाए। आप युवा हैं, आपकी कुछ जो जीवन है, आपका राजनीतिक जीवन है, आपका स्टूडेंट जीवन है, स्टूडेंट लाइफ थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आप जो है पढ़े लिखे युवा हैं। आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उस पर भी आपने काफी समय से जुड़े हुए हैं, काफी उसमें भी आपने योगदान दिया है। तो आखिरकार आपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद कभी सरकारी नौकरी की ओर रुख नहीं किया, आपने राजनीति को अपना करियर बना लिया, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि हम सभी लोग निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं समाज में रहते हुए, और मेरा मानना ये था कि जैसे कोई भी युवा हो, अगर वो थोड़ा सा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो राजनीतिक उठक पटक राजनीतिक पहलुओं में गंभीरता से विचार करते हुए कोई कार्य निष्पादित कर सकता है। इसलिए मेरा मानना था कि पहले हम शिक्षित हों और उसके बाद में शिक्षित होने के बाद राजनीतिक रूप से कार्य करते हुए समाज सेवा करने का और लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी, जबकि आज लोग युवा जो होते हैं अपना करियर है वो सरकारी नौकरी, बिजनेस, इन चीजों में ढूंढते हैं, आज का युवा राजनीति में क्यों जा रहा है? ऐसा मेरा मानना है कि देखिए, बहुत सारे आयाम होते हैं जीवन में, बहुत सारे पहलू होते हैं। हर एक व्यक्ति सभी कार्यों के लिए नहीं बना होता है। जिसका जिस क्षेत्र में रुझान होता है वो उस क्षेत्र में काम करता है। और मेरा जहाँ तक मानना ये है कि आज राजनीतिक रूप से हम समाज सेवा के कार्य को करते हुए राष्ट्र को और राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने नागरिकों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए भी थोड़ा सा मेरा मानना है कि प्रत्यक्ष राजनीति में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी ओर युवाओं का ध्यान केंद्रित हुआ और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों से भी प्रभावित होकर आज का युवा राजनीति की ओर अग्रसर हो रहा है, और जो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। जी, तो चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो राजनीति में आज युवा जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसके लिए भी आपने अच्छी बात कही। गौरव, अगर माना जाए तो अभी आपकी राजनीति की शुरुआत है और कहा जाए तो ये एक पहली सीढ़ी ही इसे कहा जा सकता है। भविष्य में कभी आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, कभी अपना करियर राजनीति में चुनाव में भी डाल सकते हैं क्या? कभी आप चुनाव लड़ने का भी प्रयास करेंगे या चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम संगठन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक दल के हम आज सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो एक ऐसी पार्टी है जो आप बोल रहे हैं आज कि आज आप मंडल अध्यक्ष हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे हजारों युवाओं ने और मैंने स्वयं ने बहुत विगत दिवस से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य किया है, और पार्टी ने हमें समय समय पर उस दायित्व से भी दिया है जो उनने हमारे लिए उचित समझा है। जैसे मैं युवा मोर्चा का भी मंडल अध्यक्ष रहा, मैं
महाविद्यालय का जनभागीदारी अध्यक्ष भी रहा, और अभी वर्तमान में पार्टी ने इस लायक समझा कि मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से पार्टी ने जो हम लोगों को प्रेरणा दी है, हमको ताकत दी है, उसका हम पूरे तरीके से कार्य करते हुए देश सेवा और राष्ट्र सेवा में और अपनी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में हमेशा प्रयासरत रहे। चलिए, आपने राजनीति में नीतियों की बात कही, भाजपा की नीतियों की बात कही, तो नीतियों की बात कर लेते हैं कि भाजपा की किन नीतियों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, ये भी बताएं जरा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक नीति ऐसी है जो किसी भी आम जनमानस को प्रभावित कर सकती है। आप ऐसा कहेंगे कि मैं उस संगठन का सिपाही हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं को आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यों को करने के लिए हमारे कार्यकर्ता दिन भर 24 घंटे तत्पर रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक नीति जन कल्याणकारी है, इसलिए हम इस पार्टी में कार्य कर रहे हैं। चलिए, नीतियों की काफी बात हो गई, भाजपा की नीतियों से आप बहुत प्रभावित हुए, बहुत सारी नीतियां बताई, कुछ मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए, पहला मुद्दा ये है कि देखिए, अभी बात की गई थी कि 2018 में जो चुनाव हुए, आप छतरपुर जिले की बात करें पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, अपने जिले की, 2018 के जो चुनाव परिणाम आए थे, छतरपुर जिले में 6 विधानसभा है, जिसपे 5 पर भाजपा को शिकस्त मिली थी और 1 पर ही भाजपा, जो चंदला विधानसभा सीट थी, एससी की आरक्षित सीट थी, उस पर ही कब्जा जमा पाई थी। जबकि 2023 के चुनाव, जो अगला चुनाव हुआ, उस पर अचानक परिवर्तन इतना भाजपा ने कैसे दे दिया कि 6 विधानसभा में 5 पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। आखिर 5 साल के बीच में क्या ऐसे बदलाव भाजपा ने किए, किस चीज का प्रभाव है ये कि जस्ट उल्टा जो है परिणाम आया? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन, मेरा मानना है ऐसा कि 365 दिन 24x7 हर समय विकास कार्य को लेकर कार्य करती है और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का कार्य करती है, और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता प्रति क्षण हर क्षण तत्पर रहता है, सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि लेता है और निरंतर कार्य करता है। रहा आपके कहने का कि 14 महीने की जो एक कालखंड आया, वह कांग्रेस के कुछ लोगों ने, उसको विपक्ष के कुछ लोगों ने हमारी भोली भाली जनता को बरगलाकर, झूठे वादे कर, झूठे सपने दिखाकर कि 10 दिन में आपका कर्जा माफ कर देंगे, ऐसे कार्यों को झुठलाकर जो जनता के द्वारा बेवकूफ बनाने का कार्य किया या जनता को बरगलाने का काम किया, उसका नतीजा था कि 14 महीने के बाद झूठ की सरकार झूठ में ही चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता पर स्थापित हुई और उसके द्वारा निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा था, तो कांग्रेस के कई नेता अपने अपने भाषणों में भी बोले हैं कि हमको समय ही नहीं मिला अपने घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को जनता तक और जमीनी स्तर पर लाने के लिए। आपने घोषणा की, आपने घोषणा पत्र किया, जनता ने 14 महीने का समय दिया, आपके लोगों ने ही आपका साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्रभावित होकर पुनः भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलियन करके प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं में मुहर लगाने का काम आपके लोगों ने ही किया। इसमें अब भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कर ही नहीं सकती। चलिए, विपक्ष की अलग ही भूमिका है। अच्छा, एक और बात बताइए, आप जो है युवा है और देखा जा रहा है कि आजकल राजनीति में बड़ी चमक धमक और शान शौकत और दिखावा बहुत चलता है। आजकल राजनीति में देखा जा रहा है कि लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो दिखाते हैं वो उनके पास होता नहीं, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। आप इतना साधारण तरीके से रह करके पार्टी के जो काम कर रहे हैं कैसे कर पाते हैं? किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको जमीनी स्तर पर, जब आप जमीन पर काम करते हैं, एक एक गांव पर जाकर लोगों से मिलकर काम करते हैं? देखिए, आज आपका कहना ऐसा है कि जमीनी चमक धमक और शान शौकत ये सब दिखता है राजनीति में, जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा कार्य करता है। मेरा मानना ये है कि हम संगठन कार्य करने के लिए, सतत विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपना कार्य करें। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमें कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। हमारा काम हमारे संगठन को मजबूत करना है, बूथ बूथ तक जाकर बूथ को मजबूत करना, और जैसा हमारा पार्टी कहना है कि बूथ जीता और चुनाव जीता, इसलिए बूथ स्तर तक
जाकर अपने संगठन को मजबूत करना, उसमें आने वाले संसाधनों पर ध्यान न देते हुए हमारा हमेशा राष्ट्र कार्य को कर रहे हैं, हमें राष्ट्र सेवा का कार्य को करते रहना, और जो आपका चमक धमक संसाधन, ये विकास कार्य, ये जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं मद्देनजर न रखते हुए हमारा मूल उद्देश्य हमारे संगठन के कार्य को निचले स्तर तक पहुंचाने का है, जिसके लिए हमें बड़ी चुनौतियां, आप कह रहे हैं चुनौतियां आती, कहीं कोई चुनौती नहीं आती है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा ही दल का कार्यकर्ता है जिसको साधन की ओर ना ताकेंगे, कांटों की राय हमारी है, मनमस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। अरे वाह, चलिए देखिए, कविता के माध्यम से भी उन्होंने अपने जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, बूथ बूथ जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, उन्होंने कविता के माध्यम से भी बताया। और चूंकि लंबे समय तक आरएसएस से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि काम करना इनके जो है जहन में है। खैर, आगे बात करते हैं अपनी विधानसभा की। आपको पता है कि जो भाजपा पार्टी है या आपकी पार्टी है, जो चंदला विधानसभा में पिछले 4 पंचवर्षीय से कब्जा जमाए हुए, या यूं कह सकते हैं कि किसी अन्य पार्टी को टिकने नहीं दिया। क्या कारण हो सकता है इसका? क्या विकास योजनाएं या लाडली बहना का प्रभाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है और ऐसी पार्टी है जिसकी जितनी भी योजनाएं, वो सारी योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं, और कहीं ना कहीं निचले स्तर तक लोगों को, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक योजना कर रही है। चाहे वह लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री संबल योजना हो, किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं वो हमेशा जन कल्याणकारी और जन हितैषी योजनाएं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता जब उन योजनाओं को लेकर निचले स्तर तक, बूथ बूथ तक जाता है और अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभान्वित करने का कार्य करता है, तो जनता इन जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर पुनः हमें वोट देकर, हमें अपना समर्थन देकर, हमें अपने सहयोग देकर पुनः हमें सत्ता पर लाने के लिए अपना वोट देती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी विगत अनवरत वर्षों से हमारे यहाँ पर कार्य कर रही है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। इस पर क्या कहेंगे? आखिर विपक्ष का कहना है, कई बार कैंपेन चलाए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा कि जो है वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके के स्लोगन भी सुने गए हैं और वोट चोरी के भी आरोप लगे हैं पार्टी पर। तो ये किस तरीके के आरोप हैं, कितनी सत्यता है? देखिए, मेरा मानना है कि विपक्ष का कार्य ही होता है बरगलाना, विपक्ष का कार्य ही होता है झूठे वादे करना, जनता को किसी भी प्रकार से गुमराह करने के वादे करना, है ना। और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन ने की जन कल्याणकारी योजनाओं को बिहार की जनता ने, बिहार की महिलाओं ने और बिहार के युवाओं ने जो अपना वोट देकर यह प्रचंड बहुमत की जीत दिलाई है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाने का कार्य बिहार की जनता ने किया है। मैं बिहार की जनता को, देवतुल्य जनता जनार्दन को दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बनाई है और विरोधियों के खेमे में खलबली मचाकर रख दी है और विपक्ष के पास में कुछ भी बोलने के लिए नहीं रह गया है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव ने तो भाजपा को एक नई ऊर्जा दी है। विकास कार्यों की भी बात करें अपनी चंदला विधानसभा की, तो कुछ 5 ऐसे काम आप हमें बताइए, ऐसे विकास कार्य बताइए जो सीधे जनता को लाभ पहुंचाते हो, जो हमारी विधानसभा में हुए हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा, हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री दिलीप अहरवार जी और हमारे इस लोकसभा के, खजुराहो लोकसभा के आदरणीय परम आदरणीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी द्वारा इस क्षेत्र में विकास की गंगा को बहाया गया है। जैसे चाहे आप 5 विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, जहां भी देखेंगे वहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं। आपने कहा ही है कि 5 विकास कार्यों को बताएं, तो मैं कुछ विकास कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। चाहे आप हमारे चंदला नगर में देख लीजिए, सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बनने जा रहा है। जब यह विद्यालय, जिसको हमने अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने शांतिपनी विद्यालय के नाम से इसका नामकरण किया है,
जब यह विद्यालय हमारे इस नगर में बनकर तैयार होगा तो हमारे आसपास के सुदूर क्षेत्रों से भी आने वाले बच्चे विधिवत सुविधा के साथ यहाँ पे आवागमन के संसाधनों का विकास होगा। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। यह एक हमारे सीएम राइज को विद्यालय दिया गया, ये हमारी एक अभूतपूर्व सौगात है। प्लस दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस विधानसभा में विकास कार्यों की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाना प्रारंभ हो चुका है, जो आपने देखा भी होगा कि हमारे बसवंत गैला के पास में उसकी जमीन स्वीकृत हुई थी और वो निर्माण भी कार्य पूरा हो गया और बहुत जल्द हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने का कार्य हमारी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तीसरी रूप में बताना चाहूंगा कि आपने पहले देखा होगा 2003 के पहले कहीं गड्ढे होते थे, कहीं सड़क होती थी, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे, ये पता नहीं चलता था। मगर जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, इस चंदला विधानसभा में सुदूर क्षेत्रों से लेकर दूरगामी क्षेत्रों तक जहां भी देखें आप सड़कों का जाल बिछाया गया है। आप जहां भी आना जाना चाहें सुगम मार्ग में आप पहुंच सकते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको रोड की देखने को नहीं मिलेगी। चौथा विकास कार्य में मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी भी इस विधानसभा में हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र नेहरा ग्राम पड़ता है, वहां से हमारे नरैनी और उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, उस पर पुल बनाने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी सांसद जी और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री दिलीप अहरवार जी के अथक प्रयासों से यह जो पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, शायद मेरे ख्याल से आधा बन गया। आप तो देखने जाते ही होंगे महोदय, आपने देखा होगा कि उससे हमारे दो राज्यों की सीमाएं जुड़ने वाली हैं, जिससे निश्चित रूप से हमारा आवागमन बढ़ेगा, हमारे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, संसाधनों का विकास होगा। यही भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य हैं। अनवरत आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए विकास कार्यों की भरमार पड़ी हुई है। विकास कार्यों की भरमार पड़ी हुई है। अभी आपने बताया कि यहाँ पर चंदला विधानसभा के गांवों में रोडों का जाल बिछा दिया, लेकिन तस्वीरें तो कई ऐसी भी आती हैं जहां पर सड़क ना होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेने के लिए खटिया पर रख के जा रहे हैं। ऐसी भी अभी कई जगह से तस्वीरें आती है अपनी ही विधानसभा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोगों का कहना कुछ भी रहता है, मगर मेरा मानना यह है कि अगर हम विचार करें, विकास कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, बनती है, बिगड़ती है, चलती रहती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आज आजादी के बाद जिन जिन गांवों में सड़क नहीं हुआ करती थी वहां भी पक्की सड़क डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय श्री दिलीप अहरवार जी द्वारा भी हमारे ग्राम माधोपुर के ग्राम पंचायत में काचिनपुरवा है, वहां तक आज तक सड़क नहीं बनी थी, उस सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हमारे पास में ही बंजारी ग्राम पंचायत पड़ती है, उसमें हृदयपुरवा नामक ग्राम है, वहां पे 4 करोड़ की रोड, लगभग 4 करोड़ की रोड स्वीकृत कर दी गई, उसका काम भी चालू हो रहा है। हमारे काचिनपुरवा में 2 करोड़ की रोड स्वीकृत की गई, उसका भी कार्य चालू हो रहा है। कुछ दिनों में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और आप देखेंगे कि आवागमन के साधनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत हमारे ग्रामीण जनों को नहीं होगी। चलिए, सड़कों की जाल की बात हो गई। अब हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार, या तो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, जो भी आप बताना चाहें, या दोनों की, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वे सारी योजनाएं हमें प्रभावित करती हैं और वो जन कल्याण को निचले स्तर तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक ले जाने की जो योजनाएं बनाई गई हैं, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक योजना जन कल्याणकारी योजना। आपने जिक्र किया है कि 2-4 योजनाओं के बारे में आप बताएं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, जिस व्यक्ति के, जिस गरीब के आज तक जीवन में जिसने कभी पक्की छत ना देखी हो, उसको छत देने का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा देने का कार्य किया है। हमेशा आप सुनते थे कि पिछली सरकारों में कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा गरीब के खाते में आता है, किसान को मिल पाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम चालू किया, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिल सके, और उसका माध्यम डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसकी वजह से बीच में लगने वाले बिचौलियों के ताले बंद हो गए और जनता तक वो पूरा का पूरा पैसा, अगर वहां से 100 रुपए भेजा जाता है तो आज ये नरेंद्र मोदी जी की ही देन है कि 100 का 100 रुपए उसके खाते में आता है और वो अपने जन कल्याणकारी कार्यों, योजनाओं का लाभ लेकर अपने कार्यों को निष्पादित कर पाता है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ
फिर से आशा भरी निगाहों से देखता है कि यही दल वो दल है जो हमारे लिए सारे कार्य कर सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में चाहे वह संबल योजना हो, संबल योजना के तहत अगर आपका किसी भी आकस्मिक निधन हो जाता है, उस पर 4 लाख रुपए की सहायता, निधन पर 2 लाख रुपए की सहायता, सारी सहायताएं दी जाती है। चाहे युवाओं को लेकर देख लीजिए, मुख्यमंत्री युवा कल्याण उद्यमी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना हो, किसी भी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हो, वो धरातल पर निष्पादित होती है और उसका लाभ जनता में प्रत्येक व्यक्ति को, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को मिलता है। यही भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य है। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया ने जमीनी स्तर पर कितना असर किया है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया, आज भारत डिजिटल इंडिया की ओर बहुत सारे कदम बढ़ाए हुए, बहुत सारे वैसे माध्यम है। जैसे मैंने अभी जन कल्याणकारी योजना में ही आपको बताया कि डीबीटी भी हमारा क्या है, डिजिटलाइजेशन का एक प्रक्रम है। आज आप संचार के साधनों को देख लीजिए, आप चाहे मोबाइल के टावरों की संख्या देख लीजिए, डिजिटल नेटवर्क देख लीजिए, कंप्यूटरों का जाल देख लीजिए, शिक्षा के विभिन्न आयाम देख लीजिए, जो डिजिटलाइजेशन से आप ऑनलाइन शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से सारी चीजें, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप विजिटिंग भी कर सकते हैं, आप घूम भी सकते हैं, आप अपना घर का सामान भी क्रय कर सकते हैं। आप ऐसा देखिए ना कि वो डिजिटल युग, और उन संसाधनों को सुलभ बनाया जनता के लिए कि आप घर बैठे अगर आप चाहें कि मैं किसी भी प्रकार की खरीदारी करना चाहता हूँ, वो खरीदारी भी हम अपन कर सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा मनी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हमारे देश को पुनः डिजिटल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं ने इस रूप में काम किया है। स्टार्टअप इंडिया के तहत किन किन योजनाओं को या कुछ बताएं अगर आपको, आपके संज्ञान में हो कि कौन कौन सी योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा रहा है? स्टार्टअप के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जिसके माध्यम से हम उनके स्टार्टअप के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाने का कार्य करते हैं। और जो उद्यमी उसमें उद्यम करके पैसे की दिक्कत के कारण अपने उद्यम को कर नहीं पाता था, उसको संबल देने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कि अगर आपके अंदर हुनर है और कौशल है तो उसको विकास को बढ़ाने के लिए, उस कौशल को निखारने के लिए जो आपकी अर्थ की समस्या पड़ती थी, वह अर्थ की समस्या नहीं दी जाएगी और उसकी पूरी गारंटी, बैंक की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से, इन योजनाओं के माध्यम से आज अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है और वो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य है। चलिए बात विपक्ष की भी कर लेते हैं कि विपक्ष की कौन सी आलोचना आपको सार्थक लगती है? क्या ऐसी, कौन सी ऐसी आलोचना विपक्ष करता है जो भाजपा के लिए एक सार्थक, एक टॉनिक का काम करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं और वो विकास कार्यों पर ध्यान देते हैं। भाई, विपक्ष का तो काम ही होता है कि आलोचना करना, जब उनके पास में कोई कार्य नहीं है। आज वो विपक्ष में नहीं होते अगर आलोचना ना की होती, ठीक है, वो विपक्ष में ही रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इन आलोचनाओं का जवाब विकास कार्य कर ऐसे ही राष्ट्रवाद और देश को विकसित करने का कार्य करके इनको आलोचनाओं को जवाब देती रहेगी। चलिए, आलोचनाओं को तो आपने डिनाई कर दिया कि हम आलोचनाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, विकास पर भरोसा करते हैं। तो बात विकास की ही कर लेते हैं कि जो हमारे क्षेत्र की, कहा जाए बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है आवारा गौवंश। आवारा गौवंश को लेकर के भी बहुत ज्यादा राजनीति की जाती है। लगातार हर बार आवारा गौवंश का मुद्दा उठाया जाता है। आज भी जो गौवंश है सड़कों पर देखा जा रहा है, इससे दुर्घटनाओं के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, किसानों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, फसलों की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। तो इस पर सरकार कब काम करेगी? देखिए, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा, जहां तक आपको पता नहीं होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे डेयरी एवं पशुपालन मंत्री चंदला विधानसभा के दौरे पर थे और हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय श्री दिलीप अहरवार जी भी विकास कार्य को लेकर इस यात्रा में सम्मिलित हुए थे। उसमें आपने सुना होगा कि हमारे चंदला विधानसभा में गौवंश, आवारा गौवंश के संरक्षण के लिए, आवारा गौवंश को एकत्रित कर एक जगह व्यवस्थित करने के लिए 5000 गौओं की गौशाला हमारे चंदला विधानसभा में स्वीकृत कर दी गई है।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल जी ने भी ये घोषणा की कि बहुत जल्द अगर हमें सरकारी जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी तो हम यहाँ पर 12,000 लगभग 12,000 की क्षमता वाली गौवंश आवारा गौवंश को रखने के लिए गौशाला निर्माण करने का कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे इस गौवंश की जो समस्या हमारे किसानों को और हमारे आप जो कहना है आपका कि ये समस्या प्रमुख रूप से रहती है, इस पर निजात पाने का कार्य करेंगे। दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी द्वारा भी अगर कोई गौवंश को अपने घर पे पालता है तो उसको 20 रुपए की जगह 40 रुपए देने का कार्य मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आगामी समय में जब ये गौशालाएं बन के तैयार हो जाएंगी और प्रत्येक घर में ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो ये गौवंश की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो जब तक तो किसान परेशान तो रहेगा ही। हालांकि एक मुद्दा है, इस पर आपकी पार्टी और आपकी सरकार अगर काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। किसान अगर राहत में है तो हमारा देश, हमारा राज्य, हमारी विधानसभा विकास की ओर जाएंगे। आप युवा हैं, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि युवाओं के लिए जो पार्टी के भीतर, तो आपकी जो भाजपा पार्टी है, पार्टी के भीतर युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि युवा नेतृत्व आगे रहे और जो अनुभवी लोग हैं, हालांकि अनुभवी लोगों की जगह भी सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन युवाओं के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि भारत आज एक युवा देश है और भारत देश में लगभग भारतीय जनसंख्या में अगर देखा जाए तो 64% युवाओं की भागीदारी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में युवा शक्ति और युवा तरुणाई कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो उस देश का निश्चित तौर पर विकास और विकसित होने का मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त होता है। मगर हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हमारे वरिष्ठों को भी, हमारे बुजुर्गों को भी मान सम्मान दिया जाता है। अगर युवाओं के पास में जोश है तो हमें अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी युवाओं के जोश की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें वरिष्ठों का मार्गदर्शन होगा, युवाओं का जोश होगा और नेतृत्व की जो भी हमारी गाइडलाइन होगी उस पर कार्य कर हम हमारे देश को वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, सशक्त और समृद्ध बनाने में हमारे जैसे युवा राष्ट्र कार्य में ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। चलिए, अंतिम प्रश्न आपसे एक और करते हैं कि आज अभी बहुत हमारे देश का नाम रोशन करने वाली, हमारे जिले का नाम रोशन करने वाली हमारी महिला वर्ल्ड कप की खिलाड़ी, हमारे ही जिले की, हमारे ही प्रदेश की क्रांति गौड़, जिसने आज हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया, वर्ल्ड में गौरवान्वित कर दिया। तो खेलों को लेकर के नवयुवक और युवाओं को प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी छोटी बहन क्रांति गौड़ को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे जिले का, हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का भी नाम जो वैश्विक पटल पर ले जाकर उसको दर्ज कराया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा तथा मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। दूसरा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि खेलों के लिए क्या किया गया, चाहे खेलो इंडिया के माध्यम से हो, चाहे खेल के हमारे जितने भी आयाम हो उनमें सुविधाएं देने का कार्य हो, वो हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं मंडल अध्यक्ष के साथ साथ अभी वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय चंदला के जनभागीदारी अध्यक्ष के दायित्व का भी निर्वहन कर रहा हूँ। अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी देश की, हमारे नगर की बेटियों ने, हमारे महाविद्यालय की बेटियों ने खो-खो में प्रथम स्थान हासिल किया है। मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाने का कार्य कीजिए कि हमारे इस क्षेत्र की बात है, दूरांचल से जाने वाली बेटियों ने, हमारे यहाँ की बेटियों ने खेलों में हमेशा नाम रोशन किया है और खेलों के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय क्रांति गौड़ जी ने जो परचम हमारे पूरे विश्व में लहराया है, उसको बढ़ावा देने के लिए कि ऐसे हमारे जितने भी बालक बालिकाएं हैं जो खेल के संसाधनों के माध्यम से पीछे ना हो, उसके लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण हमारे छतरपुर के अंदर कराया जाएगा, जिससे हमारे बेटा और बेटी जो भी खेलों के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, खेलों में अग्रसर होना चाहते हैं, उनको सशक्त और मजबूत करने का तथा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने
स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, घोषणा की गई है, जिसके लिए मैं उनको पूरे छतरपुर जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे छतरपुर जिले के लिए स्टेडियम की सौगात दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव दीक्षित जी, जो आपने हमारे चैनल को, हमारे स्टूडियो में इतना समय दिया। कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई, कई मुद्दों पर हमारी बात हुई, विकास का मुद्दा हो, चाहे खेल का मुद्दा हो, चाहे जन जन तक पहुंचने वाली योजनाओं का मुद्दा हो, चाहे विपक्ष का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर इनसे चर्चाएं हुई हैं। आगे भी इनसे चर्चाएं अपन करेंगे, स्टूडियो में और भी मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। फिलहाल अभी अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, आप बने रहिएगा बागी खबर पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।